नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास विषय में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रजामंडल। कौन सा टॉपिक था? प्रजामंडल। प्रजामंडल टॉपिक में हम चल रहे थे और प्रजामंडल हमने पढ़ लिए थे। मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में आ रहा है, प्रजामंडल हमने अंत में जो प्रजामंडल पढ़ा था वो पढ़ा था बूंदी और शाहपुरा। उसके बाद में हमारा जो अगला क्रम आता है वो आता है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं हम। तो कोटा प्रजामंडल की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जन जागृति जो लाने का काम किया था वो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। जन जागृति का कार्य किन्होंने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। कोटा में या संपूर्ण हाड़ौती जो क्षेत्र था उसमें जन जागृति लाने का जो काम किया था वो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। ये कोटा रियासत में किसकी नौकरी करते थे? पुलिस की नौकरी करते थे। पुलिस की नौकरी इन्होंने छोड़ी और उसके पश्चात आंदोलन करना शुरू किया था। पुलिस की नौकरी छोड़कर इन्होंने यहाँ पर फिर बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। कैसा आंदोलन चलाया? बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। बेगार विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा चलाया गया था। पुलिस की नौकरी छोड़ी इन्होंने और उसके पश्चात जन जागरण करने के लिए इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन शुरू किया था। बात करें कोटा प्रजामंडल की तो पहले 1934 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की किन्होंने? पंडित नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में। लेकिन जब इसकी स्थापना हो गई तो कोई जन जागृति नहीं आई। ये स्थापना हुई थी विजयादशमी के दिन। कब हुई थी? विजयादशमी के दिन, यानी विजयादशमी को हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन कोई जन जागृति नहीं आई इसके माध्यम से। कोई जन जागृति नहीं आई। जब कोई जन जागृति नहीं आई तो उसके पश्चात 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? कोटा प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा? तो वही संस्थापक हो जाएंगे कोटा प्रजामंडल के। एक तो हैं पंडित नैनूराम शर्मा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई और इनके सहयोगी थे अभिन्न हरि इनके क्या थे? सहयोगी थे। इनके द्वारा फिर 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना पुनः की गई थी। पुनर्गठन किया गया था। नाम बदल दिया, हाड़ौती से कर दिया कोटा प्रजामंडल। और इसका जो फर्स्ट अधिवेशन था, पहला अधिवेशन वो मांगरोल में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मांगरोल। 1939 में मांगरोल 12 में। मांगरोल कहाँ पड़ता है? 12 में। मांगरोल 12 में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। 1939 में इनकी फिर हत्या हो जाएगी और उसके पश्चात जो कोटा प्रजामंडल की बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाएगी? ये बागडोर आ जाएगी अभिन्न हरि के हाथ में। लेकिन उसके पश्चात कोई विशेष जन जागृति का काम आगे आपको दिखाई नहीं देगा। केवल पहला अधिवेशन हुआ 1939 में मांगरोल 12 में। इसके अध्यक्ष थे नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा के बारे में आपको ये बात भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने मोडक नामक स्थान है कोटा में, मोडक में हाड़ौती शिक्षा मंडल किसकी स्थापना की थी? हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की थी।
नैनूराम शर्मा ने मोडक में हाड़ौती शिक्षा मंडल की क्या की, स्थापना की थी। और इस पहले अधिवेशन में श्रीमती शारदा भार्गव ने इनके नेतृत्व में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महिला सम्मेलन भी क्या हुआ था, मांगरोल बारा में आयोजित हुआ था। ये भी इनके बारे में ध्यान रखेंगे। महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया था किन्होंने, श्रीमती शारदा भार्गव के द्वारा। और इनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, क्या प्रस्ताव रखा था इन्होंने, कि 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। 6 वर्ष के बालकों के लिए किसका प्रस्ताव रखा इन्होंने, अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। किसके द्वारा रखा गया, तो ये श्रीमती शारदा भार्गव के द्वारा रखा गया था। प्रजामंडल की और गतिविधि देखें तो 1942 में फिर नाथूलाल जैन प्रजामंडल के सदस्य थे। नाथूलाल जैन और मोतीलाल, दूसरे मोतीलाल प्रजामंडल के, कोटा प्रजामंडल के सदस्य थे। इनके द्वारा फिर कोटा के प्रशासन पर इन्होंने क्या कर लिया था भैया, एक बार कब्जा कर लिया था। कोटा के प्रशासन पर कब्जा कर लिया था कोटा प्रजामंडल के सदस्य नाथूलाल जैन और मोतीलाल के द्वारा। और छात्राओं ने भी, कुछ छात्राएं थी, छात्राओं ने भी रामपुरा कोतवाली इसके ऊपर भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ये श्रीमती शारदा भार्गव आप देख रहे हैं, इनके नेतृत्व में ही छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये भी कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान ही ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कोटा प्रजामंडल के बारे में ये ध्यान रखें, जन जागृति जो लाने वाले व्यक्ति थे वो पंडित नैनूराम शर्मा थे। कोटा रियासत में पुलिस की नौकरी किया करते थे और नौकरी छोड़ दी और इन्होंने आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर दिया। बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल शुरू कर दिया इन्होंने विजयादशमी के दिन। और लेकिन कोई विशेष परिणाम, कोई विशेष जनजागृति, जनजागरण नहीं आया। तो 1939 में इन्होंने नाम बदल दिया हाड़ौती प्रजामंडल का और नाम क्या कर दिया, कोटा प्रजामंडल। और इनके सहयोगी रहे फिर अभिन्न हरि। और पहला अधिवेशन इसका होगा 1939 मांगरोल बारा में। अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ही करेंगे, लेकिन जब इनकी हत्या हो जाएगी 1939 में तो बागडोर अभिन्न हरि के हाथ में आ जाएगी। नैनूराम शर्मा के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्होंने मोडक में हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की थी और श्रीमती शारदा भार्गव के नेतृत्व में एक महिला सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और कोटा प्रजामंडल के ही जो सदस्य थे 1942 में नाथूलाल जैन और मोतीलाल के नेतृत्व में कोटा के प्रशासन पर कब्जा कर लिया गया था और छात्राओं ने भी रामपुरा कोतवाली पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद में आगे हम देखें तो किशनगढ़ प्रजामंडल, अब ज़्यादा कोई बड़े नहीं है भाई, छोटे छोटे हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1939 में होगी। इसके जो संस्थापक हैं कांतिलाल चौथानी, बूंदी के भी कांतिलाल ही थे लेकिन इनका नाम पूरा कांतिलाल चौथानी, ध्यान रखेंगे आप। किशनगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कांतिलाल चौथानी थे, लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो जमाल शाह बने थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जमाल शाह। कांतिलाल चौथानी ने, इनके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे, 1930 में इन्होंने उपकारक मंडल किसका गठन किया था, उपकारक मंडल का गठन किया था। जन जागृति के दृष्टिकोण से इन्होंने उपकारक मंडल का गठन किया था। इसका मतलब था असहाय जो व्यक्ति थे उनकी सेवा करना। उद्देश्य यही था कि असहाय जो गरीब व्यक्ति हैं, लाचार व्यक्ति हैं, उनकी
सेवा की जाए। उपकारक मंडल का गठन किया था 1930 में कांतिलाल चौथानी ने, और 1939 में इन्होंने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिसके पहले अध्यक्ष रहे जमाल शाह, और फिर 8 से 16 अप्रैल 1940 को अजमेर में किशनगढ़ जो प्रजामंडल था इसके तत्वाधान में एक राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। और इस राष्ट्रीय सप्ताह में जलियांवाला बाग दिवस मनाया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है, कोई विशेष बातें नहीं है, केवल किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक और स्थापना जो वर्ष है उसके बारे में ध्यान में रखना है। किशनगढ़ प्रजामंडल के बाद में जो अगला प्रजामंडल आता है वो आएगा आपका सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल तो सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो सबसे पहले सिरोही में जो जन जागृति का कार्य किया था, यहाँ पर जन जागृति का कार्य वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। भाई आपने एक ही आंदोलन पढ़ा होगा, उसमें आपने इनके मोतीलाल तेजावत की जो कार्यशैली थी, उन्होंने एक ही आंदोलन की गतिविधियों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभाई थी। तो जन जागृति का कार्य करने वाले कौन रहे यहाँ पर? मोतीलाल तेजावत के द्वारा सिरोही में जन जागरण किया गया था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के बारे में सबसे पहले ये देखेंगे कि 1934 में सिरोही के कुछ उत्साही युवकों ने बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी। बंबई में सिरोही प्रजामंडल की क्या कर दी? स्थापना। बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी कुछ उत्साही युवकों ने। कौन कौन थे? जिनमें वृद्ध किशोर, भीमशंकर और एक और थे समरथलाल सिंधी। तो 1934 में सिरोही के कुछ उत्साही युवकों ने बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी, वृद्ध किशोर, भीमशंकर और समरथलाल सिंधी ने। लेकिन प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी, लेकिन यहाँ पर कोई जनजागृति, कोई परिणाम दिखाई नहीं दी। कोई जनजागृति नहीं आई, कोई जनचेतना नहीं आई, कोई परिणाम नहीं निकला। तो उसके बाद में 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करेंगे गोकुलभाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई। तो 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई फिर गोकुलभाई भट्ट के द्वारा। और गोकुलभाई भट्ट के बारे में आप जानते होंगे, राजस्थान का गांधी कहलाता है, राजस्थान का गांधी कहे जाते हैं। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना फिर विधिवत रूप से किनके द्वारा की गई थी? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। और बातें करें तो सिरोही की जो घटनाएं हुई, एक ही आंदोलन की गतिविधियों के दौरान जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र में, सिरोही संदेश जो समाचार पत्र था उसमें सिरोही की घटनाओं का उल्लेख किया गया। सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र में सिरोही की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र में भी क्या मिलता है? सिरोही की घटनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, सिरोही की घटनाओं के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो सिरोही प्रजामंडल की और कोई विशेष बातें नहीं है। जन जागृति करने का काम यहाँ पर मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। 1934 में कुछ उत्साही युवक थे, वृद्ध किशोर, भीमशंकर, समरथलाल सिंधी, इन्होंने बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी, लेकिन कोई जन जागरण का काम नहीं हुआ। तो
गोकुलभाई भट्ट के द्वारा 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। राजस्थान का गांधी इनको कहा ही जाता है, ये आप लोग जानते हैं। सिरोही संदेश नामक समाचार पत्रों में सिरोही की घटनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में भी हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलती है सिरोही के बारे में। उसके बाद में आगे हम बात करें तो कुशलगढ़ एक ठिकाना थे, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होगी कब? 1942 में। स्थापना कब होगी? 1942 में। संस्थापक कौन थे? भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो भंवरलाल निगम थे। 1942 में स्थापना होगी। प्रथम अध्यक्ष भी यही थे और इनके जो सहयोगी वो थे कन्हैयालाल। सहयोगी कौन थे? कन्हैयालाल। और कोई विशेष बातें यहाँ देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा एक ठिकाना हुआ करता था कुशलगढ़। यहाँ पर जन जागृति जो लाने का काम किया था वो पन्नालाल त्रिवेदी ने किया था। जन जागृति का काम किसने किया था? पन्नालाल त्रिवेदी ने। तो एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रख लें, कुशलगढ़ में जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो पन्नालाल त्रिवेदी ने किया था। और प्रजामंडल की जो स्थापना की थी 1942 में भंवरलाल निगम ने, और सहयोगी कौन थे? कन्हैयालाल। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में ही पड़ता है, तो कुशलगढ़ के बाद में हम देख लेते हैं तुरंत ही बांसवाड़ा प्रजामंडल। 1945 में स्थापित हुआ था बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1930 में एक व्यक्ति थे, नाम था चिमनलाल। क्या नाम था? चिमनलाल मालोत। 1930 में एक व्यक्ति बांसवाड़ा में चिमनलाल मालोत के द्वारा शांत सेवा कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की गई। 1930 में चिमनलाल मालोत के द्वारा शांत सेवा कुटीर नामक एक संस्था का गठन किया गया और इनके द्वारा सर्वोदय पत्रिका का एक प्रकाशन भी किया गया। सर्वोदय पत्रिका का क्या किया गया? प्रकाशन। और इसके माध्यम से जन जागृति लाने का प्रयास किया गया। तो चिमनलाल मालोत ने शांत सेवा कुटीर की स्थापना कर दी बांसवाड़ा में और सर्वोदय पत्रिका का यहाँ से प्रकाशन करने लग गए और उसके माध्यम से लोगों में जन जागरूकता लाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना होगी 1945 में। स्थापना कब होगी? 1945 में। संस्थापक कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अग्रणी स्थान आता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का। और भी कई लोग इनके सहयोगी थे भाई, जैसे मोतीलाल जाड़िया, मणिशंकर नागर और एक व्यक्ति और थे धूलजी भाई भावसार। इनके द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी 1945 में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये बंबई से संग्राम नामक समाचार पत्र निकालते थे। बंबई से संग्राम नामक समाचार पत्र कौन निकालते थे? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी निकालते थे। और इसके अलावा एक महिला थी विजया बहिन भावसार। इनके नेतृत्व में महिला मंडल का गठन किया गया था। महिला मंडल का इन्होंने क्या किया था? गठन किया।
तो विजया बहिन भावसार ने महिला मंडल का क्या किया था, गठन किया था। और विशेष जो मोस्ट बात है वो ये भी ध्यान रखें, बांसवाड़ा के जो शासक थे, बांसवाड़ा के शासक नाम था चंद्रवीर सिंह। इन्होंने विलय पत्थर पर सिग्नेचर करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। किन्होंने कहा था, बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने जो रियासती विलय पत्र था, जब एकीकरण हुआ था, कहने का मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के पश्चात भारत के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें जब इनका नंबर आया था तो हस्ताक्षर करते समय इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये था आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसमें जन चेतना लाने का प्रयास सबसे पहले चिमनलाल मालोत के द्वारा किया गया। शांत सेवा कुटीर नामक संस्था गठित की, सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। जन चेतना लाने का काम इन्होंने किया। 1945 में स्थापना कर दी इन्होंने, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। सहयोगी ये रहे मोतीलाल जाड़िया, मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसार। बंबई से संग्राम समाचार पत्र निकालने का काम करते थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और विजया बहिन भावसार ने महिला मंडल का यहाँ पर क्या किया था, गठन किया था। और यहाँ के शासक चंद्रवीर सिंह ने रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उसके बाद में डूंगरपुर के पास में, ये बांसवाड़ा के पास में है डूंगरपुर, तो डूंगरपुर के बारे में भी देख लीजिए। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में देखिए। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखें, जन जागृति किसके द्वारा लाई गई, गोविंद गिरी के द्वारा। जन जागृति का जो कार्य किया गया वो गोविंद गिरी के द्वारा, भगत आंदोलन चलाया था इन्होंने, गोविंद गिरी, इनके द्वारा जन जागृति का काम किया गया। और इसके अलावा भोगीलाल पांड्या के द्वारा भी जन जागृति, भोगीलाल पांड्या, इनके द्वारा भी जन जागृति का काम किया गया। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर नामक एक संस्था का गठन किया था। वागड़ सेवा मंदिर नामक एक संस्था का गठन किया था और उसके माध्यम से जन जागरण का काम करते थे भोगीलाल पांड्या। आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई आश्रम स्थापित किया था सागवाड़ा डूंगरपुर में, और उसके पश्चात उसकी जिम्मेदारी भी किसको दे दी थी, भोगीलाल पांड्या को ही दे दी थी। भीलों का उद्धार करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक जनचेतना जागरूक करने का काम इनके द्वारा किया गया था। तो भोगीलाल पांड्या ने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। यह आपको पता ही है, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी कहलाते हैं कौन, भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, आपने पढ़ा है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1944 में होगी। स्थापना कब होगी, 1944 में। और जो संस्थापक हैं वो खुद हो जाएंगे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, पांड्या एक ही नाम है। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, आपको पता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा, हरिदेव जोशी और एक और थे गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय, इनके द्वारा की गई थी। तो गौरी शंकर उपाध्याय के बारे में ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये सेवक नामक समाचार पत्र निकालते थे। सेवक
समाचार पत्र निकालते जो हस्तलिखित होता था, यानी अपने हाथ से लिखते थे। गौरीशंकर उपाध्याय सेवक समाचार पत्र का क्या करते थे? प्रकाशन। और ये जो सेवक समाचार पत्र था वो क्या था? हस्तलिखित था। और इनकी एक बात और ध्यान रखेंगे, इन्होंने 1929 में सेवाश्रम स्थापित करके 1929 में इन्होंने सेवाश्रम की स्थापना की। और सेवाश्रम की स्थापना करने के पश्चात इसके माध्यम से खादी का क्या किया? प्रचार किया। खादी का प्रचार किया था। ये इनके बारे में बातें ध्यान में रखें। डूंगरपुर प्रजामंडल हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत एक रास्तापाल कांड भी हुआ था भाई। रास्तापाल कांड, ये बात है 19 जून 1947 की। 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड हुआ। कैसे हुआ? ये रास्तापाल कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के जो महारावल थे, महारावल उपाधि धारण करते थे यहाँ के शासक महारावल की, लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण सिंह। तो डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने इस समय रास्तापाल में सेवा संघ द्वारा पाठशालाओं का संचालन होता था भाई। शिक्षा देने के उद्देश्य से, राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से पाठशालाओं का क्या होता था? संचालन किया जाता था। तो सेवा संघ द्वारा यहाँ पर पाठशालाओं का संचालन किया जा रहा था, जिसको बंद करने का आदेश दिया महारावल लक्ष्मण सिंह ने, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको कहा कि इस प्रकार की पाठशालाएं आयोजित नहीं होनी चाहिए। अगर पाठशालाएं यहाँ पर संचालित होती हैं तो लोग शिक्षित होंगे, और अंग्रेज चाहते नहीं थे कि लोग शिक्षित हों और हमारा सामना करें, हमारी जड़ों को उखाड़ने का प्रयत्न करें। तो आदिवासी क्षेत्रों में जब इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां बढ़ने लगी, तो अंग्रेजों ने महारावल लक्ष्मण सिंह को कहा कि पाठशालाओं को क्या करवाया जाए? बंद करवाया जाए। यहाँ पर पाठशाला जो संचालक थे, पाठशाला संचालक उसका नाम था नाना भाई खांट। नाना भाई खांट। और इस पाठशाला में जो अध्यापक थे वो सेंगाबाई। अध्यापक कौन थे? सेंगाबाई। महारावल लक्ष्मण सिंह ने पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी नानाभाई खांट जो पाठशाला संचालक थे, उन्होंने पाठशालाओं को बंद नहीं किया। पाठशाला इन्होंने जारी रखी, स्कूल इन्होंने खोले रखा, शिक्षा देने का काम किया। यहाँ पर सैनिक आए, रियासती शासक ने यहाँ पर सैनिक भेजे, और सैनिकों ने फिर अंधाधुंध गोलियों से नानाभाई खांट को क्या कर दिया भाई? मार दिया, यानी इनकी हत्या कर दी। सैनिकों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई और गोलियों में इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में मारे गए। बच्चे कौन? अध्यापक सेंगाबाई। और इनको फिर जो सेना का ट्रक है उसके रस्सी से बांधकर इनको घसीटते हुए जब ले जाया जा रहा था, तो एक 13 वर्षीय भील बालिका थी, कालीबाई। 13 वर्षीय भील बालिका, जो इसी विद्यालय की एक बालिका थी, जो अपने खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी। उस समय जब ये लौटकर आ रही थी, इनके सर के ऊपर घास की गठरी थी। उन्होंने देखा कि अपने अध्यापक को ट्रक से बांधकर सैनिक लोग लेकर जा रहे हैं, रस्सी के बांधकर। तो इन्होंने अपनी हंसिया से उस रस्सी को काट दिया और अपने अध्यापक को बचा लिया। लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने गोलीबारी की, और गोलीबारी में सेंगाबाई और 13 वर्षीय जो भील बालिका थी, कालीबाई, ये क्या हो गई थी भाई? शहीद हो गई थी। क्या हो गए? शहीद हो गए। और इनकी स्मृति में कालीबाई और जो नानाभाई खांट है, इनका जो स्मारक बना हुआ है वो डूंगरपुर में जो गेव सागर झील है, सूरपुरा गांव है, वहाँ पर है ये। गेव सागर झील के पास में इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। और राजस्थान में 2005 से साक्षरता के क्षेत्र में एक पुरस्कार इनके नाम पर शुरू किया गया है। साक्षरता के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई
पुरस्कार 2005 में शुरू किया गया था। तो साक्षरता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो इनके नाम पर ही दिया जाता है। 19 जून 1947 की ये घटना है, आपके जहन में रहनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ा है भाई, शुरुआती कक्षाओं से जो छोटी कक्षाएं हैं वहाँ भी इस बात की आपको जानकारी निश्चित रूप से मिल जाएगी। और एक पुनावड़ा कांड भी आपने सुना होगा। पुनावड़ा कांड, यहाँ पर अध्यापक शिवराम भील की हत्या कर दी गई थी। पुनावड़ा कांड, अध्यापक था यहाँ पर शिवराम भील, इसके साथ में मारपीट की, घायल हो गए थे, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अध्यापक शिवराम भील के साथ मारपीट। पुनावड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। अध्यापक शिवराम भील के साथ में क्या की गई थी? मारपीट की गई थी। और ये मारपीट क्यों की गई थी? क्योंकि यहाँ पर रियासती जो अत्याचार हैं, रियासती अत्याचारों के विरुद्ध प्रयाण सभाओं का आयोजन किया गया था। प्रयाण सभाओं का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में यहाँ पर इनके साथ में क्या की गई? मारपीट की गई, घायल हो गए थे और कुछ समय पश्चात इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये आपने पढ़ा है डूंगरपुर प्रजामंडल। जन जागृति लाने का काम गोविंद गिरी के द्वारा किया गया। और साथ में थे कौन? भागीलाल पांड्या। इनको आप जानते हैं, राजस्थान में वागड़ का गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वागड़ सेवा मंदिर नामक एक संस्था इन्होंने गठित की थी और इसके माध्यम से आदिवासी भीलों में, जनजातीय क्षेत्रों में जन चेतना, सामाजिक चेतना जागृत करने का इन्होंने क्या किया था? काम किया था। इन्होंने फिर 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। साथ में हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय भी थे। सेवक नामक समाचार पत्र हस्तलिखित निकालते थे कौन? गौरीशंकर उपाध्याय। और 1929 में उपाध्याय जी ने सेवाश्रम नामक एक संगठन बनाया, जिसके माध्यम से इन्होंने खादी का प्रचार प्रसार किया और इसको बढ़ावा दिया। डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत ही रास्तापाल कांड भी ध्यान रखेंगे। 1947 की घटना है कि डूंगरपुर के रास्तापाल नामक स्थान पर सेवा संघ द्वारा पाठशालाओं का संचालन होता था। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया। पाठशाला संचालक थे नानाभाई खाट, इन्होंने मना कर दिया, स्कूल खुली रखी। और उसके पश्चात रियासती सेना आई, रियासत के शासक के द्वारा सेना भेजी गई और उसमें नानाभाई घाट के ऊपर गोलियां चला दी गई, मारे गए। अध्यापक सिंगाबाई को ट्रक से बांध कर घसीटा गया। 13 वर्षीय भील बालिका अपने अध्यापक को बचाने के लिए क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी। जो कालीबाई है उसका स्मारक कहाँ है? गेवसागर झील के पास में, डूंगरपुर में। और 2005 से राजस्थान सरकार के द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार शुरू किया गया है, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। ध्यान रखें, पुनावड़ा कांड, अध्यापक शिवराम भील की हत्या कर दी गई थी। रियासती अत्याचारों के विरुद्ध प्रयाण सभाओं का आयोजन किया गया था और उसके बदले इनके साथ में मारपीट की गई थी और इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में आगे आप देखें तो डूंगरपुर के बाद में आप देखें जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा कहां पर? जोधपुर में की गई थी। तो कुछ रियासतें राजस्थान की ऐसी हैं जो जिनमें जो प्रजामंडल स्थापित हुए वो उनके मूल स्थान पर नहीं होकर दूसरे स्थान पर हुए थे। उनमें जैसलमेर प्रजामंडल का स्थान भी आता है। बीकानेर आपने पढ़ा था, कलकत्ता में स्थापित हुई थी। भरतपुर रेवाड़ी में स्थापित हुई थी। जैसलमेर कहाँ पर स्थापित होती है? जोधपुर में, मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पर जन जागृति लाने का जो काम किया था वो सागरमल गोपा ने किया था। जन जागृति का कार्य किनके द्वारा किया गया? सागरमल गोपा के द्वारा। क्रांतिकारी थे भाई एक,
सागरमल गोपा। जैसलमेर प्रजामंडल में आप ये भी ध्यान रखें 17 नवंबर 1930 को 17 नवंबर 1930 को एक दिवस मनाया गया था, जवाहर दिवस। क्या मनाया गया था? जवाहर दिवस मनाया गया था। हमारे देश के जो एक महान बड़े नेता रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उनके स्वास्थ्य की कामना हेतु जैसलमेर रियासत में जवाहर दिवस मनाया गया था 17 नवंबर 1930 को। तो जैसलमेर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। यहाँ जन जागृति का कार्य, जन चेतना जागृत करने का काम किया था सागरमल गोपा ने। इन्होंने जो यहाँ के शासक थे, नाम था जवाहर सिंह। उनके अत्याचारपूर्ण कार्यों का क्या किया था? पर्दाफाश किया था। पुस्तकें लिखी थी 1940 में। इनकी पुस्तकें ध्यान रखें भाई, पुस्तकें कौन सी थी इनकी? जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। इसके अलावा आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तकें लिखी थी सागरमल गोपा ने, और इनके माध्यम से जैसलमेर का गुंडा राज, इस पुस्तक में इन्होंने यहाँ के जो शासक थे जैसलमेर के, जवाहर सिंह अंतिम शासक यही थे, इनके अत्याचारपूर्ण कार्यों, इनकी नीतियों की आलोचना करते हुए इनके कार्यों का पर्दाफाश किया था। और उसके पश्चात सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके 1941 में गिरफ्तार किया गया था, और इनको फिर 6 वर्ष की सजा हुई। 6 वर्ष की क्या हुई? सजा हुई थी। और फिर 3 अप्रैल 1946 को 3 अप्रैल 1946 को जेल में केरोसिन डालकर इनके ऊपर केरोसिन छिड़क दिया गया और इनको जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया। यहाँ का दीवान था गुमान सिंह। दीवान कौन थे? गुमान सिंह। उनके द्वारा ये करते किया गया भाई, बड़ा अत्याचार पूर्ण कार्य था ये। इनके द्वारा जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा के ऊपर केरोसिन छिड़ककर उनको आग लगा दी, जिंदा जला दिया। और 4 अप्रैल को फिर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 4 अप्रैल 1946 को गोपा की, सागरमल गोपा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात आयोग गठित किया शासक ने, पाठक आयोग। कौन सा आयोग गठित किया? पाठक आयोग गठित किया था। और इस पाठक आयोग ने फिर जांच करने के पश्चात इसको आत्महत्या करार दिया था। ये भी देखिए क्या करार दिया? आत्महत्या करार दिया। पाठक आयोग ने इस घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दिया था। लेकिन ये बात हमारे नेताओं को पसंद नहीं आई, और हमारे महान नेता जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जांच के लिए जैसलमेर भेजा। किसको? जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास को भेजा। कि आप जाएं और इस घटना का परीक्षण करें। वो गए, जयनारायण व्यास जैसलमेर गए और JL नेहरू के कहे अनुसार उन्होंने परीक्षण किया, पता किया। तो वास्तव में इस बात का पता चला कि जैसलमेर जेल में उनके ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई थी, जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जयनारायण व्यास ने फिर मई 1947 में यहाँ जैसलमेर में आम सभा को क्या किया? संबोधित किया। आम सभा को संबोधित किया। यहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराया।
राष्ट्र ध्वज फहराया। और इसके अलावा प्रजामंडल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, प्रजामंडल जिंदाबाद, और साथ में कौन सा नारा, भगत सिंह का नारा है ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनके नारों के साथ में उत्तरदायी शासन की मांग की थी। उत्तरदायी शासन की क्या की, मांग की, किन्होंने, जयनारायण व्यास ने। तो ये भी ध्यान में रखना है भी। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को, जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य और निराली रियासत, क्या कहा था, निराली रियासत कहा था। यह भी ध्यान रखेंगे, जैसलमेर रियासत को किसने विश्व का 8वां आश्चर्य, अजूबा या निराली रियासत कहा, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बातें ध्यान में रखें जैसलमेर प्रजामंडल के संदर्भ में। जन जागृति का कार्य सागरमल गोपा ने किया। प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा की गई 1945 में जोधपुर में। 17 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया जैसलमेर में। सागरमल गोपा की जो पुस्तकें हैं जैसलमेर का गुंडाराज, उसमें उन्होंने जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के अन्यायपूर्ण कार्यों के बारे में आलोचना की, पर्दाफाश किया। तो इस कारण इनको फिर 1941 में गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा सुना दी। अन्य पुस्तकें आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी ध्यान रखें। 3 अप्रैल को इनके ऊपर, सागरमल गोपा के ऊपर जेल में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई यहाँ के दीवान गुमान सिंह के द्वारा। और 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। जांच आयोग, पाठक आयोग का गठन किया गया, जिसने इसको आत्महत्या करार दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जांच करने के लिए जयनारायण व्यास को भेजा। जयनारायण व्यास गए जैसलमेर और मई 1947 में आम सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने यहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराया। प्रजामंडल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ में इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की थी और जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य की संज्ञा दी और निराली रियासत की संज्ञा दी किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में आगे हम देखेंगे जैसलमेर के बाद में अंतिम जो रियासतें बच रही हैं आपकी, प्रतापगढ़, काफी छोटी रियासत थी प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ रियासत। तो यहाँ जन जागृति का जो काम करेंगे वो करेंगे अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक, अमृतलाल पाठक ने जन जागृति फैलाई यहाँ पर और इन्होंने 1936 में हरिजन पाठशाला, ठक्कर बापा की प्रेरणा से हरिजन पाठशाला स्थापित की थी, हरिजन पाठशाला स्थापित की। और 1938 में इन्होंने गीत प्रचार समिति का गठन किया। इनके माध्यम से जन चेतना जागृत करने का काम अमृतलाल पाठक के द्वारा किया गया था। प्रतापगढ़ रियासत लिखा गया है भैया, प्रजामंडल करें आप लोग। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना फिर होगी 1945 में। 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होगी। संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक होंगे अमृतलाल पाठक और इनके सहयोगी थे चुनीलाल प्रभाकर। चुनीलाल प्रभाकर ये इनके क्या हैं? सहयोगी हैं। इनके साथ में ही इन्होंने इस प्रजामंडल की, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1945 में अमृतलाल पाठक ने और इन्होंने जन चेतना जागृत करने का यहाँ पर काम किया था। 1936 में हरिजन पाठशाला स्थापित की, किसकी प्रेरणा से? तो ध्यान रखें, ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से। और 1938 में गीत प्रचार समिति का क्या किया था? अमृतलाल पाठक ने गठन किया था, जन चेतना फैलाई और प्रजामंडल
आगे जाकर फिर गठित कर दिया था 1945 में। और बात करें तो आगे आता है आपका झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंत में यही गठित हुआ था। झालावाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई? 1946 में। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे मांगीलाल भव्वे और इनके जो सहयोगी थे मकबूल आलम। कोई विशेष नहीं है, ध्यान रखें तो रखें वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्हैया मित्तल ये क्या थे? इनके सहयोगी थे। मुख्य रूप से नाम ध्यान रखें आप, मांगीलाल भव्वे। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मांगीलाल भव्वे के द्वारा। और यहाँ के जो शासक थे हरिश्चंद्र, इन्होंने प्रजामंडल को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। प्रजामंडल को क्या दिया? संरक्षण दिया था। प्रजामंडल को संरक्षण दिया और इन्हीं के संरक्षण में फिर यानी रियासती शासक के संरक्षण में यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई किनके संरक्षण में? हरिश्चंद्र के संरक्षण में। और यहाँ पर एक बात और देख लें, जन जागृति का काम जो करेंगे झालावाड़ में, जन जागृति, वो श्याम शंकर अटल बिहारी के द्वारा यहाँ पर जन जागृति लाने का काम किया गया था। और 1921 में रामनिवास शर्मा ने सारम नामक समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ की जो समस्याएं हैं, अत्याचार हैं, उनके बारे में बातें लिखी थी। सारम समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र निकाला? सारम समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ की घटनाओं के बारे में उल्लेख किया था। तो ये बातें ध्यान में रखनी है भाई। झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में, यहाँ जन जागृति का काम श्याम शंकर अटल बिहारी के द्वारा किया गया। 1921 में रामनिवास शर्मा के द्वारा सारम समाचार पत्र निकाला गया। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्वे के द्वारा की गई। मकबूल आलम और कन्हैया मित्तल इनके प्रमुख सहयोगी रहे। यहाँ के शासक हरिश्चंद्र ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया और रियासती शासक के संरक्षण में ही यहाँ पर उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और उसके बाद में आपकी एक रियासत और बच जाती है, वो है टोंक रियासत। कौन सी रियासत है? टोंक रियासत। तो टोंक रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। टोंक रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। तो इस प्रकार का आप वाकया देख सकते हैं जहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी रही? टोंक, जहां पर प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ वो कौन सी रियासत थी? टोंक रियासत थी। तो ये था आपका प्रजामंडल विषय। राजस्थान के इतिहास में हमने एक विस्तृत जानकारी, विस्तृत अध्ययन, नए तथ्य पढ़े हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको प्रजामंडल जो टॉपिक है अच्छे से गहराई में समझ में आया होगा। तो आज के दृष्टिकोण को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए विषय के साथ में अगली क्लास में। धन्यवाद।